आप शादीशुदा हैं? यदि हाँ, तो हो सकता है कि जानकारी के अभाव में आप अभी तक हज़ारों या लाखों रुपए का टैक्स ज़रूरत से ज़्यादा सरकार को दे रहे हैं। शादी का मतलब यह नहीं है कि आपकी टैक्स आइडेंटिटी आपके स्पाउस के साथ मर्ज हो जाती है। किसी भी केस में दोनों ही पार्टनर की टैक्स आइडेंटिटी अलग-अलग होती है और दोनों ही पार्टनर अपने इनकम के आधार पे अलग-अलग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। आज हम चर्चा करेंगे 6 ऐसे ट्रिक्स की जो मैरिड कपल को जानना चाहिए और जैसे ही आप शादी करते हैं ये स्मार्ट टैक्स सेविंग स्ट्रेटजी के दरवाजे खोल देते हैं। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स फिन चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि टैक्स रेजिम दो तरह के हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप शादी करें या शादी ना करें, आपकी टैक्स आइडेंटिटी हमेशा अलग रहती है। तो दोनों ही पार्टनर्स जो हैं अपने इनकम और इन्वेस्टमेंट के आधार पे इवेलुएट करें सेपरेटली कि किनको ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करना है, किनको न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करना है, या दोनों को ओल्ड टैक्स रेजिम ही ऑप्ट करना चाहिए या दोनों को न्यू टैक्स रेजिम ही ऑप्ट करना चाहिए। ये आपको सेपरेटली इवेलुएट करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए कि एक पार्टनर ने होम लोन लिया हुआ है, उसको एचआरए की फैसिलिटी भी मिलती है, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, तो हो सकता है कि उनके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बेहतर हो। लेकिन दूसरा पार्टनर जिनके पास फ्यूअर इन्वेस्टमेंट है, अधिक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो, तो उनके लिए हो सकता है कि न्यू टैक्स रेजिम उनके लिए बेहतर हो। और जैसे न्यू टैक्स रेजिम आप ऑप्ट करेंगे, आपको लोअर स्लैब और 87A का रिबेट जो है ओल्ड टैक्स रेजिम के कंपैरिजन में बेहतर मिलेगा। तो ये दोनों ही पार्टनर इवेलुएट कर लें सेपरेटली कि किनको ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करना है, किनको न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करना है, या दोनों को ओल्ड ही ऑप्ट करना है या दोनों को न्यू ही ऑप्ट करना है। ये डिपेंड करता है सिचुएशंस की, आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं। दूसरी व्यवस्थाएं हैं कि जो डिडक्शंस आपके हैं शादी करने के बाद वो डबल हो जाती है, क्योंकि निश्चित रूप से दोनों ही पार्टनर की टैक्स आइडेंटिटी अलग है। उदाहरण के तौर पे इंडिविजुअल के केस में बात करें तो सेक्शन 80C और 80D। 80C में 1,50,000 रुपये आज के दिन में डिडक्शन अवेलेबल हैं और 80D में 50,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक का डिडक्शंस अवेलेबल है। अब उदाहरण के तौर पे देखें कि फैमिली एज ए होल यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 80C में डिसाइड कर लें कि एक पार्टनर ELSS में इन्वेस्ट करेगा, PPF में इन्वेस्ट करेगा, दूसरा पार्टनर जो है इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा या NSC लेगा। इससे होगा क्या कि 1,50,000 रुपये आपको मिलेगा डिडक्शंस और 1,50,000 रुपये आपके पार्टनर को मिलेगा। तो टोटल फैमिली एज ए होल आपको 3,00,000 रुपये का डिडक्शंस अवेलेबल हो जाता है अंडर सेक्शन 80C। और जो इन्वेस्टमेंट का जो आपका एवेन्यूज़ है वो भी सारे के सारे कवर हो जाते हैं। उसी हिसाब से 80D जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में डिडक्शंस के बारे में बात करता है, उसमें ये देख लें कि उसमें सेल्फ के लिए यदि आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं, यानी 60 साल से उम्र आपकी कम है, तो 25,000 रुपये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में जो पे करते हैं वो एलिजिबल होगा डिडक्शंस के लिए। अब ये जो सेल्फ की जो आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसमें आप भी सेल्फ भी कवर्ड हैं, स्पाउस भी कवर्ड हैं और डिपेंडेंट चिल्ड्रन भी कवर हैं। तो ये सुविधाएं दोनों ही पार्टनर को अलग अलग मिल सकती हैं, जबकि स्पाउस जो है एक दूसरे के लिए हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी एक दूसरे के लिए हैं। तो इससे होगा क्या कि आप यदि 25,000 के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हैं, 25,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस आपका पार्टनर पे करता है, तो 50,000 के इंश्योरेंस में आपको डबल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोविजन मिल जाएगा। हो सकता है कि यदि आपने 10 लाख का आपने लिया, 10 लाख का आपके पार्टनर ने लिया है, तो 50,000 रुपये का चूँकि एलिजिबल है आपको टैक्सेशन, तो 50,000 पे करके आपको 20 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम मिल जाता है। ये पूरे के पूरे डबल हो जाते हैं। ये तभी होंगे, इसमें ध्यान रखें कि इसमें सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन एलिजिबल हैं इसके लिए। तीसरी व्यवस्था है कि यदि आप हाउस परचेस कर रहे हैं और आप मैरिड हैं, तो कोशिश करें कि दोनों पार्टनर के नाम से वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इससे होगा क्या कि आप यदि होम लोन लिया है तो आप जैसे जानते हैं सेक्शन 24B में 2 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशंस अवेलेबल है। और यदि आपने ज्वाइंटली प्रॉपर्टी को परचेज किया, ज्वाइंटली आपने होम लोन लिया हुआ है और प्रॉपर्टी भी ज्वाइंटली है, तो 2-2 लाख रुपए दोनों को अलग अलग इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं उसके एवज में आपको एग्जेम्पशंस मिलेंगे। उसी हिसाब से जो इनके आप प्रिंसिपल पेमेंट कर रहे हैं हाउस लोन के, उसमें भी 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए दोनों को अलग अलग डिडक्शंस की सुविधाएं अवेलेबल हैं। इसका मतलब होम लोन एक, लेकिन सेक्शन 24B में आपको 4 लाख का एग्जेम्पशंस और 80C में आपको
3 लाख का डिडक्शंस मिल जाएंगे यदि आप मैरिड कपल हैं तो। चौथी बातें हैं, ध्यान रखें हमेशा इस बारे में, जो मैरिड कपल्स हमेशा गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि जो यदि आपके पार्टनर नॉन वर्किंग हैं और आपको लग रहा है कि आप टैक्स लग रहा है, इसके लिए आप 10 लाख या 20 लाख रुपए आप अपने नॉन वर्किंग पार्टनर को आप गिफ्ट दे देते हैं, ये सोच के कि फैमिली को गिफ्ट देना है, वाइफ या हस्बैंड को गिफ्ट देना है, तो कोई टैक्स इस पर नहीं लगेगा। ये बात तो बिल्कुल जनाब ठीक है, लेकिन ये गिफ्ट देने के समय ये ध्यान रखें, सेक्शन 64 में प्रोविजंस है कि यदि आप स्पाउस को आप गिफ्ट देते हैं तो न ही गिफ्ट देने वाले को न ही गिफ्ट लेने वाले पर कोई टैक्स एप्लीकेबल होगा, लेकिन जो गिफ्ट रिसीवर है, जिसको आपने 10 या 20 लाख रुपए दिए हुए हैं, वो यदि कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट पे जो भी इनकम जनरेट होता है वो जनरेट गिफ्ट डोनर के अकाउंट में ऐड होगा और अकॉर्डिंगली उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखें कि अपने स्पाउस को जो नॉन वर्किंग है गिफ्ट देने के पहले ये सोच लें कि वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका इनकम आपके इनकम में ऐड होगा, लेकिन वो इनकम जो जनरेट हुआ उस इनकम को यदि आपका नॉन वर्किंग पार्टनर फिर कहीं इन्वेस्ट करता है तो उस पर जो इनकम जनरेट होगा वो आपके इनकम में ऐड नहीं होगा, वो आपके नॉन वर्किंग पार्टनर के इनकम में ही ऐड होगा और अकॉर्डिंगली उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। पांचवी व्यवस्थाएं हैं वेडिंग गिफ्ट्स। इसमें यह व्यवस्था है कि यदि आपकी शादी हो रही है और शादी के समय वेडिंग गिफ्ट या तो आपका रिलेटिव या आपके फ्रेंड्स कोई भी किसी भी कीमत तक गिफ्ट देते हैं तो नए गिफ्ट लेने वाले को नए गिफ्ट देने वाले को कोई टैक्स का सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद जो आपको गिफ्ट मिला उसमें यदि कोई इनकम जनरेट होता है तो वो भी आपके इनकम में ऐड होगा, गिफ्ट डोनर के इनकम में ऐड नहीं होगा। लेकिन जो गिफ्ट मिला आपको, चाहे वो आपको अपने रिलेटिव से मिला हो या फ्रेंड से मिला हो, वो अनलिमिटेड सीमा तक एग्जेम्प्टेड है। और छठा ट्रिक है एलटीए बेनिफिट का। दोनों ही वर्किंग पार्टनर हैं, दोनों को ही अलग अलग एलटीए बेनिफिट मिलता है। एलटीए बेनिफिट में सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट पेरेंट्स एलिजिबल होते हैं। तो आप एक बार जो है आप एक पार्टनर के द्वारा एलटीए बेनिफिट लें, उसमें आप इंक्लूड हो जाएं बिकॉज आप उनके स्पाउस हैं, और दूसरी बार जो उनके स्पाउस के जो एलटीए बेनिफिट हैं उसमें आप एज ए स्पाउस इंक्लूड हो जाएं। तो इससे होता क्या है कि एलटीए बेनिफिट की सुविधा दुगनी हो जाती है, यानी एक बार आप अपने स्पाउस के उस पर जा सकते हैं और एक बार खुद के एलटीए बेनिफिट ले सकते हैं, और इस हिसाब से हम देखते हैं कि एलटीए बेनिफिट भी का ही फ़ायदा आप दुगना कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई सीए हूँ। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस में आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।